नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हल्द्वानी में हुए बवाल पर सख्त हुए सीएम धामी की, महाराष्ट्र में कांग्रेस को दिए उद्धव ठाकरे के बड़े धोखे की, बिहार में मचे सियासी घमासान की, साथ ही जानेंगे बंगाल के स्कूल घोटाले को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने खोला भारत रत्न का पिटारा, पहली बार एक साल में 5 लोग सम्मानित, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न। इससे पहले अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के नामों का किया था ऐलान। अयोध्या के बाद मथुरा की ओर बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी, दिल्ली में 16 से 18 फरवरी को मीटिंग। राम मंदिर पर संसद के दोनों सदनों में कल होगी चर्चा, मोदी सरकार लाएगी एक स्पेशल बिल, बीजेपी ने व्हिप किया जारी। पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले लक्ष्य हासिल करना संभव, इंडी गठबंधन पड़ा कमजोर। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 167 अंकों की तेजी के साथ 71,595 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी 65 अंकों की उछाल के साथ 21,782 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हल्द्वानी में करीब 10 दिनों से जारी विवाद के बाद गुरुवार की शाम विवाद ज्यादा गहरा गया। हल्द्वानी के वन भूलपुरा के मालिक के बगीचे में गुरुवार को अवैध कब्जा करके बनाए गए मदरसे को तोड़ने के दौरान भारी बवाल मचा, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं अब इस बवाल पर धामी सरकार ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और वो एक्शन में आ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार ने बाजार और स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए। पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने पड़े। आपको बता दें कि इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। पुलिस के साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश जारी किया। बिगड़ते हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने दंगा करने वालों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हालात की समीक्षा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने घटना के बाद इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है। आपको बता दें कि शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि हल्द्वानी की कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि हल्द्वानी के वन भूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन कई दिनों से अभियान चला रहा था। ये घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। गुरुवार शाम जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू किया गया, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। ऐसे में अब भी इस इलाके में तनाव बना हुआ है, जिस पर प्रशासन की नजर है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में जो हुआ उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं धामी सरकार ने इस बवाल के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने का मन बना लिया है, यानी अब कोई भी दंगाई बच नहीं पाएगा। इधर इंडी गठबंधन भी सवालों के घेरे में है। विपक्षी गठबंधन इंडी से एक के बाद एक सभी घटक दल किनारा कर रहे हैं। पहले जेडीयू यानी नीतीश ने नाता तोड़ा, फिर ममता ने भी इंडी से किनारा कर लिया। उसके बाद केजरीवाल ने भी पंजाब में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब इस लिस्ट में महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल हो चुका है। तो क्या इंडी गठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे? देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 से पहले ही इंडी गठबंधन का वजूद खतरे में है। एक एक करके सभी घटक दल इस गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। इसकी बड़ी वजह लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन का नेतृत्व बेहद सुस्त नजर आ रहा है। अब खबर है कि सीट बंटवारे में हो रही देरी से नाराज उद्धव ठाकरे ने भी अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के आदेश दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने अब तक कुल 11 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी इसी वजह से नाराजगी जताई थी और असम की 3 और गुजरात की 1 लोकसभा सीट पर
कैंडिडेट तय कर दिया है। अब इसी सिलसिले में शिवसेना यूबीटी ने भी कुल 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं और इन सभी 11 नेताओं को कहा गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में चुनावी अभियान शुरू कर दें। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं उनके नाम है मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर, मुंबई पूर्व से संजय दीना पाटिल, रायगढ़ के अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे के नाम शामिल हैं। वहीं शिरडी से भाऊ साहब वाकचोरे का नाम तय किया है। माना जा रहा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर विवाद हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के संजय निरुपम इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब साफ है कि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। वो एक एक कर सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इधर 8 फरवरी को आप ने भी असम की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पंजाब में भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीट शेयरिंग में देरी से आप बुरी तरह से नाराज है और माना जा रहा है कि 13 फरवरी को केजरीवाल गठबंधन छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ने संकेत दे दिया है कि वो महाराष्ट्र में एकला चलो की राह पर चलने वाले हैं, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बैकफुट पर तो लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं। 12 फरवरी को नीतीश कुमार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कराना है, पर लगता है कि उससे पहले ही बिहार में बड़ा सियासी खेला होकर रहेगा। पिछले कई दिनों से महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बीच एक दूसरे की पार्टी में तोड़फोड़ करने को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। अब इसमें तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव की भी एंट्री हो गई है, जिससे अब आरजेडी में ही सियासी घमासान तेज हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जब से बिहार की सत्ता से आरजेडी बाहर हुई है उसके बाद से लालू परिवार के सभी लोग सीएम नीतीश पर हमलावर हैं। 12 फरवरी को नीतीश को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है तो बिहार में 6 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अपनी बहू यानी तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को राजनीति में उतारेगा। दरअसल आरजेडी कोटे की राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट पर राजश्री यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। शायद इसलिए ही राजश्री ने 6 फरवरी को दावा कर दिया था कि जेडीयू के 17 विधायक लापता है, क्योंकि ऐसा करके वो सुर्खियों में आना चाहती थी और बीजेपी का भी कहना है कि आरजेडी इस तरह के पैतरे चलती रहती है। राजश्री यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि नीतीश कुमार की पार्टी के 17 विधायक गायब हो चुके हैं, बिहार में बड़ा खेला होगा। इस पोस्ट के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई। इधर बीजेपी ने इसे आरजेडी का सियासी स्टंट बताया। आरजेडी में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर खेला होने जा रहा है। आज जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत उनकी दोनों बेटियों को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जमानत दी थी। ये लालू परिवार के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन अब लालू परिवार में राज्यसभा जाने के लिए उनके ही परिवार में होड़ मच गई है। खबरों की माने तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो वहीं तेजस्वी की पत्नी भी राज्यसभा के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं। यानी राजनीति के हर क्षेत्र में लालू परिवार अपनी धाक जमाना चाहता है, लेकिन बीजेपी ने आरजेडी के मंसूबों पर पानी फेरने का इंतजाम कर लिया है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अपनी बेहतर संख्या बल को देखते हुए इस बार 2 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जबकि सहयोगी जेडीयू को 1 सीट जीतने में मदद करेगी। 2018 के चुनाव में जेडीयू को 2 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार नीतीश की मदद से बीजेपी राज्यसभा की 2 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। आरजेडी एक बार फिर परिवारवाद का जहर बिहार की सियासत में फैला रही है। इधर भ्रष्टाचार और घोटाले के जहर पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल स्कूल घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान यहां पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सिर्फ अभियोजकों को ही नहीं बल्कि हर एक वकील के पास भी जब तक मान्यता प्राप्त कानून की डिग्री ना हो उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को सीएम ममता बनर्जी की सरकार में हुए घोटालों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के स्कूल घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, अगर न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के पास न्यायिक एकेडमी है तो वकीलों के लिए क्यों नहीं है।
ये टिप्पणी तब आई जब वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि एक वकील ने समन आदेश के बावजूद जमानत याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वकील के प्रैक्टिस लाइसेंस का समय समय पर नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका और दूसरे देशों में होता है। जस्टिस की टिप्पणी के बाद लूथरा ने भी उनकी बात पर सहमति जताई। कहा कि मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा होना भी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल स्कूल घोटाला साल 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। हाल ही में जनवरी महीने में इस मामले में ईडी ने फिर से छापेमारी की थी। ईडी ने जिन 3 जगहों पर छापेमारी की है, उनमें से एक स्कूल नौकरी मामले के आरोपी प्रसन्ना रॉय के करीबी सहयोगी रोनित झा का आवास है, जो हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रॉय के करीबी सहयोगी होने के अलावा झा को राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साह का भी करीबी माना जाता है। सीबीआई भी इस मामले में समानांतर जांच कर रही है। अब इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय है। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात पाक चुनाव नतीजों की। पाकिस्तान आम चुनावों को लेकर वोटों की गिनती अब तक नहीं हो पाई है। पाकिस्तान में 3 प्रमुख दल हैं जिनके बीच टक्कर देखने को मिली है। वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जहां जेल से ही इमरान खान नवाज शरीफ को मात देते दिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के चुनावी नतीजों पर भारत की भी नजर है। भारत के लिए क्यों खास है पाक के चुनावी नतीजे, देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग के बाद काउंटिंग जारी है। चुनाव आयोग ने 18 घंटे की देरी के बाद आधिकारिक नतीजे घोषित करने शुरू किए, जिसके बाद पाक में चुनाव के नतीजों में धांधली का आरोप लग रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, बाकी सीटें रिजर्व हैं। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक मतगणना के दौरान सामने आ रहे नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल आमतौर पर पाकिस्तान में चुनाव के बाद ही मतगणना शुरू हो जाती है, जो कि इस बार भी हुआ। लेकिन हर बार मतगणना वाले दिन देर रात तक काफी कुछ स्पष्ट हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में मतगणना का आज दूसरा दिन है, लेकिन अब तक ज्यादातर सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। शुरुआत में जिन सीटों पर इमरान खान की पार्टी जीत का दावा कर रही थी, अब उन सीटों पर चुनाव आयोग नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को बढ़त दिखा रहा है। इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं के अलावा नवाज की पार्टी पीएमएलएन के कार्यकर्ताओं ने भी जल्द नतीजे घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि वो किसी पार्टी से गठबंधन के लिए संपर्क में नहीं है। गौहर ने जियो न्यूज से कहा है कि पीटीआई नेशनल असेंबली की 150 सीटें जीतेगी, हम बहुमत हासिल करेंगे। केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए पीपीपी और पीएमएलएन के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव में आगे चल रहे हैं। यानी अभी भी बाजी इमरान खान के हाथों में ही दिखाई दे रही है। वहीं पाक के चुनावी नतीजों पर भारत की भी नजर है। पड़ोसी देश पाक में बनने जा रही नई सरकार पर ही निर्भर होगा कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। कैपिटल टीवी की रिपोर्ट। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।